कभी कभी मतलब ऐसा लगता है जैसे हम सब एक बहुत लंबी कभी ना खत्म होने वाली मीटिंग में बैठे हैं। हम्म। फोन की घंटियां, लैपटॉप की स्क्रीन, ट्रैफिक का शोर, आ, ये सब मिलकर एक ऐसा शोर बनाते हैं जिसमें हमारी अपनी आवाज ही कहीं खो जाती है। सही बात है। क्या कभी इस सब से भागकर किसी ऐसी जगह जाने का मन करता है जहां वाईफाई ना हो, जहां सिर्फ हवा और पत्तियों की आवाज हो? हाँ, अक्सर करता है। आज हमारे पास चर्चा के लिए कुछ ऐसा ही है। ये 1 मिलियन नाम की कहानी के कुछ अंश हैं जो हमारे एक लिसनर ने भेजे हैं। अच्छा। ये कोई मतलब पूरी कहानी नहीं है, बल्कि एक खाका है, एक ढांचा। पर ये ढांचा एक बहुत गहरी बात कहता है, इंसान और प्रकृति के उस रिश्ते के बारे में जिसे हम शहरों में रहकर लगभग भूल ही चुके हैं। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद है इन अंशों में छिपे एहसास को पकड़ना। हम इस कहानी के हीरो के सफर, उसके मन के अंदर चल रही खिंचतान और आखिर में ये कहानी हमें क्या सोचने पर मजबूर करती है, इन सब परतों को खोलेंगे। चलिए। तो चलिए इस कहानी के जंगल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो कहानी का जो नायक है उसके बारे में जो शुरुआती जानकारी मिलती है वो ये कि वो एक बहुत ही संवेदनशील इंसान है। जिसे प्रकृति से लगाव है। हाँ, और वो शहर की जिंदगी से, जिसे कहानी में कृत्रिम और शोरगुल वाली कहा गया है, पूरी तरह से तंग आ चुका है। हाँ, ये तंग आ जाना जो है, ये सिर्फ थकान नहीं है। नहीं, ये एक तरह की ऊब है, एक खालीपन है। मुझे लगता है आज के दौर में बहुत से लोग इस भावना से जुड़ पाएंगे। बिल्कुल। ये वो फीलिंग जब आप सब कुछ कर रहे होते हैं, काम, सोशल लाइफ, सब, लेकिन अंदर से लगता है कि कुछ बहुत जरूरी चीज गायब है। बिल्कुल, ये जो खालीपन है इसे आज के दौर में बर्नआउट या डिजिटल फटीग जैसे नाम दिए गए हैं। सही। अनिक नायक असल में इसी से गुजर रहा है। शहर की जिंदगी उसे ऊर्जा देने के बजाय उसकी ऊर्जा खींच रही है। और इसीलिए वो शांति की तलाश में जंगल की तरफ जाता है। यहाँ पर लेखक ने दो दुनियाओं का जो फर्क दिखाया है वो कमाल का है। कैसा? शहर मतलब बनावटीपन, शोर, एक अंतहीन दौड़, और जंगल मतलब शांति, असली सुंदरता और सादगी। ये सिर्फ एक लोकेशन बदलना नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा है। हाँ, ये अपनी आत्मा को रिचार्ज करने के लिए एक दुनिया छोड़कर दूसरी दुनिया में कदम रखने जैसा है। और इसी दूसरी दुनिया में उसे वो मिलता है जिसकी उसे तलाश थी, या शायद उसे पता भी नहीं था कि उसे इसी की तलाश है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये जो शहर से भागने का विचार है, ये कितना यूनिवर्सल हो चुका है। हाँ, ये बात तो है। ये सिर्फ इस कहानी के हीरो की सोच नहीं है। आप देखिए, आज के दौर में डिजिटल डिटॉक्स एक पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है। सही है। लोग पहाड़ों में जाकर काम करना चाहते हैं, जिसे वर्क फ्रॉम माउंटेन्स कहते हैं। इंस्टाग्राम पर कॉटेज कोर जैसी एस्थेटिक्स। ओ हाँ, गांव की सादा जिंदगी की तस्वीरें। बिल्कुल, वो बहुत पॉपुलर हो रही हैं। ये सब क्या है? ये सब उसी एक इच्छा की तरफ इशारा करता है। हाँ, ये सब उसी एक गहरी इच्छा का सबूत है कि हम अपनी जड़ों की तरफ, प्रकृति की तरफ वापस लौटना चाहते हैं। तो ये कहानी बस एक किरदार की नहीं, बल्कि हमारी पूरी पीढ़ी की एक दबी हुई इच्छा को आवाज देती है। सही कहा। तो हमारा हीरो जंगल पहुंच जाता है उस शांति की तलाश में, और फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है। वहां उसकी मुलाकात एक युवती से होती है। कहानी के अंश बताते हैं कि वो जंगल में ही रहती है और प्रकृति के साथ उसका रिश्ता बहुत बहुत गहरा है। ऐसा लगता है जैसे वो जंगल का ही एक हिस्सा हो। हाँ, बिल्कुल, जैसे कोई पेड़ या नदी। वो वहां की मेहमान नहीं, वहां की आत्मा है। सही। और उनके रिश्ते को समझाने के लिए लेखक प्रेम कहानी शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि आत्मीय रिश्ता कहता है। और ये छोटा सा फर्क बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। ये कोई टिपिकल रोमांटिक कहानी नहीं है। उनके साथ बिताए गए पल भी बहुत अलग हैं। वो किसी कॉफी शॉप या मॉल में नहीं मिलते। कहानी में जिक्र है कि वो पेड़ों, पौधों, पक्षियों और नदी की धारा के बीच वक्त गुजारते हैं। ये साथ में कुछ करना नहीं है। हाँ, बल्कि साथ में कुछ होना है। हाँ, प्रकृति के गवाह के तौर पर। वाह, क्या बात कही है। आपने बहुत सही बात पकड़ी। आत्मीय रिश्ता का मतलब है एक ऐसा कनेक्शन जो आत्मा के स्तर पर हो। इसमें दिखावा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। ये दो इंसानों का नहीं, बल्कि दो आत्माओं का मिलना है जो एक ही धुन पर वाइब्रेट कर रही हैं, और वो धुन प्रकृति की है। और यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। और यहीं पर कहानी का शीर्षक 1 मिलियन अपने दोहरे मतलब के साथ सामने आता है।
अच्छा। पहली परत में तो ये साफ है, वन में दो लोगों का मिलन, नायक और उस युवती का। लेकिन इसकी दूसरी परत ज्यादा गहरी है ना? कहीं ज्यादा गहरी। कहानी में एक लाइन है जो उस पूरे आइडिया की चाबी है। ये मिलन केवल दो मनुष्यों का नहीं, बल्कि मनुष्य और प्रकृति का भी मिलन है। ओह! ये लाइन सब कुछ बदल देती है। वो युवती सिर्फ एक किरदार नहीं रह जाती, वो प्रकृति का ही एक रूप बन जाती है, उसका प्रतीक, जंगल की आत्मा। बिल्कुल। तो जब नायक उससे जुड़ता है तो असल में वो प्रकृति से जुड़ रहा है। वो अपने उस हिस्से से दोबारा मिल रहा है जिसे उसने शहर की भागदौड़ में कहीं पीछे छोड़ दिया था। ये एक तरह की घर वापसी है। हाँ, अपनी असली पहचान की ओर। ये एक दिलचस्प तरीका ऐसे देखने का, क्योंकि इसका मतलब तो ये हुआ कि वो लड़की असल में एक आईना है जिसमें नायक को अपना वो रूप दिख रहा है जो वो बनना चाहता है, शांत, सरल, प्रकृति से जुड़ा हुआ। लेकिन जहाँ इतना गहरा मिलन होता है वहाँ बिछोह का डर भी तो होता है। बिल्कुल। और कहानी का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी यहीं से पैदा होता है। हाँ, क्योंकि दो अलग अलग दुनियाएं ज्यादा देर तक शांति से एक साथ नहीं रह सकती। एक तरफ प्रकृति की सरल सच्ची दुनिया है और दूसरी तरफ समाज की बनाई हुई जटिल दुनिया। और आखिरकार समाज की दुनिया दरवाजे पर दस्तक देती है। कहानी में इसे समाज और सभ्यता की दीवारें कहा गया है जो उनके रिश्ते के बीच आ जाती हैं। ये दीवारें ये क्या हो सकती हैं? कहानी ये तो नहीं बताती, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं। शायद उसके परिवार का दबाव हो, या करियर की जिम्मेदारियां, कुछ भी हो सकता है, या बस ये एहसास कि वो इस तरह हमेशा के लिए नहीं रह सकता, उसे असली दुनिया में लौटना ही होगा। देखिए, ये दीवारें असल में वो उम्मीदें और नियम हैं जो समाज हम पर थोपता है। अच्छा। हो सकता है ये पैसे कमाने का दबाव हो, एक तय तरीके से सफल दिखने की मजबूरी हो, या फिर सामाजिक रिश्ते निभाने की जिम्मेदारी। ईंट की दीवारों से ज्यादा मजबूत होती हैं, और इन दीवारों का वजन इतना ज्यादा होता है कि नायक को वापस शहर लौटना पड़ता है। और यहाँ जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो बहुत ताकतवर है। वो अपनी मर्जी से नहीं लौटता, उसे लौटने के लिए मजबूर किया जाता है। हाँ, ये शब्द उसके अंदर के संघर्ष को दिखाता है। उसका दिल जंगल में रहना चाहता है, लेकिन उसका दिमाग कह रहा है कि उसे लौटना होगा। बिल्कुल। ये बिछोह कहानी को बहुत करुण और भावुक बना देता है। जैसा कि स्रोत में लिखा है, ये सिर्फ दो लोगों का अलग होना नहीं है। नहीं, ये एक इंसान का अपनी आत्मा से अलग होने जैसा दर्द है। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, ये जो संघर्ष है, ये सिर्फ कहानी के नायक का है या हमारा भी है? असल में ये हर उस इंसान के अंदर का संघर्ष है जो आज की दुनिया में जी रहा है। इसे आप प्राकृतिक स्व और सामाजिक स्व के बीच का टकराव कह सकते हैं। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। हमारा एक हिस्सा है जो शांति, सुकून और सादगी चाहता है, जो हमें प्रकृति के पास मिलता है। लेकिन हमारा दूसरा हिस्सा है जो समाज के नियमों, उम्मीदों और जिम्मेदारियों से बंधा हुआ है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे हमारी तथाकथित सभ्यता हमें हमारी सच्ची खुशी के स्रोत से ही दूर कर देती है। तो नायक का लौटना उसकी हार नहीं है? नहीं, उसकी व्यक्तिगत हार नहीं है। ये उस बड़े सामाजिक दबाव का नतीजा है जिसके आगे हम सब कहीं ना कहीं झुकते हैं। लेकिन क्या ये नजरिया थोड़ा ज्यादा आदर्शवादी नहीं है? क्या जंगल में वाकई कोई संघर्ष नहीं होता? क्या कहानी प्रकृति की सिर्फ एक रोमांटिक तस्वीर नहीं दिखा रही? असल जिंदगी में तो वहां भी अपनी चुनौतियां होती हैं। आपका सवाल बहुत वाजिब है, और शायद कहानी का मकसद ये कहना नहीं है कि जंगल में सब कुछ परफेक्ट है। तो फिर? बल्कि ये कहना है कि वहां का संघर्ष प्राकृतिक है, जैसे भोजन की तलाश, मौसम से बचना, जबकि शहर का संघर्ष वो अप्राकृतिक है। अप्राकृतिक जैसे स्टेटस की चिंता, दूसरों से बेहतर दिखने की होड़, डेडलाइन का प्रेशर। एक संघर्ष आपको जिंदा महसूस कराता है, दूसरा आपको अंदर से खोखला कर देता है। कहानी इसी फर्क पर रोशनी डाल रही है। ये सब तो ठीक है, पर कहानी के आखिर में जब ये मिलन और बिछोह सब कुछ हो जाता है तो लेखक हमें किस सोच के साथ छोड़ना चाहता है? इस पूरी यात्रा का असल में संदेश क्या है? मेरे ख्याल से कहानी एक नहीं बल्कि कई स्तरों पर संदेश देती है। अच्छा? पहला और सबसे सीधा संदेश तो यही है कि इंसान चाहे कितना भी मॉडर्न बन जाए, टेक्नोलॉजी से घिर जाए, उसका दिल हमेशा प्रकृति से जुड़ा रहता है। हम स्काईस्क्रेपर्स बना सकते हैं, लेकिन सुकून हमें एक पेड़ के नीचे बैठकर ही मिलता है। हमारी जड़ें मिट्टी में ही हैं। और इसी से जुड़ा दूसरा संदेश ये निकलता है कि सच्ची शांति और खुशी वो जंगल, पेड़ पौधों और सादगी में है। हाँ। शहर की भाग दौड़ और महंगी चीजों में नहीं। ये थोड़ी
थोड़ी क्लीशे बात लग सकती है, लेकिन कहानी इसे इतने भावनात्मक तरीके से पेश करती है कि ये दिल में उतर जाती है। और इन सबको जोड़ता है सबसे गहरा संदेश। कहानी कहती है कि प्रकृति और इंसान का रिश्ता वो टूट नहीं सकता। हम इसे अनदेखा कर सकते हैं, इससे दूर भाग सकते हैं, लेकिन इसे खत्म नहीं कर सकते। और फिर वो आखिरी लाइन आती है जो शायद इस कहानी का सार है। कौन सी? प्रकृति ही मानव की आत्मा है। प्रकृति ही मानव की आत्मा है। इस पर जरा सोचिए। इसका मतलब ये है कि प्रकृति हमसे बाहर की कोई चीज नहीं है जिसे हम देखने जाते हैं, वो हमारे अंदर ही है। वाह! जब हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं तो हम असल में अपनी आत्मा को ही घायल कर रहे होते हैं। तो अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से देखें, जैसा कि आप कहते हैं, तो ये कहानी सिर्फ एक दुखद प्रेम कहानी नहीं है। नहीं, ये हमारे लिए एक वेकअप कॉल है। बिल्कुल। ये एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। हमारी इस तनाव से भरी शहरी जिंदगी के बीच ये हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के साथ हमारा एक जन्मजात रिश्ता है। नायक का अनुभव हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम जिसे प्रगति या विकास कहते हैं, क्या हम उसकी बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं? क्या हम उस तरक्की की दौड़ में उस चीज को पीछे छोड़ आए हैं जो हमारी आत्मा को सुकून देती है? बिल्कुल। ये कहानी एक कालातीत संदेश देती है कि अपनी आत्मा से दोबारा जुड़ने के लिए हमें प्रकृति से दोबारा जुड़ना होगा। और ये बात आज के समय में शायद और भी ज्यादा जरूरी हो गई है। हाँ, जब हम क्लाइमेट चेंज और मेंटल हेल्थ दोनों संकटों का एक साथ सामना कर रहे हैं। तो आज हमने 1 मिलियन के इन अंशों की परतों को खोला। हमने देखा कि कैसे शहर की जिंदगी से थका एक युवक शांति की तलाश में जंगल पहुंचता है। वहां उसका एक आत्मीय मिलन होता है, सिर्फ एक युवती से नहीं बल्कि खुद प्रकृति से। लेकिन फिर समाज की दीवारें उसे वापस अपनी बनावटी दुनिया में खींच लाती हैं, जिससे एक दर्दनाक बिछोह होता है। हाँ, और अंत में कहानी हमें एक गहरे संदेश के साथ छोड़ जाती है कि हमारी असली शांति और हमारी आत्मा का घर प्रकृति ही है। कहानी का अंत बिछोह पर होता है जो इसे दुखद बनाता है। लेकिन मैं यहाँ सोचने के लिए एक आखिरी विचार छोड़ना चाहूंगा। जरूर। क्या नायक का ये जान लेना कि सच्ची शांति कहाँ मिलती है अपने आप में एक तरह की जीत नहीं है? ये भी एक नजरिया है। भले ही वो शारीरिक रूप से शहर लौट आया, लेकिन मानसिक और भावनात्मक रूप से वो हमेशा के लिए बदल चुका है। अब वो शहर में रहते हुए भी ये जानता है कि उसका असली घर कहाँ है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या हम सब के लिए 1 मिलियन का मतलब शहर छोड़कर जंगल भाग जाना ही है? या फिर इसका कोई और मतलब भी हो सकता है? हाँ, क्या हम अपनी शहरी जिंदगी के अंदर ही एक 1 मिलियन खोज सकते हैं? कैसे? शायद अपने घर की बालकनी में लगे एक पौधे से बात करके, या किसी पार्क में नंगे पांव घास पर चलकर, या फिर बस कुछ देर के लिए अपने फोन को बंद करके आसमान को देखकर। छोटे छोटे पल। हाँ, क्या ये छोटे छोटे पल भी एक तरह का 1 मिलियन नहीं हो सकते? या फिर प्रकृति की ओर पूरी तरह लौटना ही एकमात्र रास्ता है? ये सवाल कहानी हमसे पूछती है और इसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।